हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें लास्ट लेक्चर में जो है आइसोमेरिज्म समाप्त किए थे। आज का इस लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी एडवांस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वह है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पहले जो है हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़े हैं, और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो है बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस प्रकार का बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, और साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा के आधार पे जो है उसके शेप्स को बता रहे थे, मैग्नेटिक बिहेवियर को जो है एक्सप्लेन कर रहे थे। बावजूद कई लिमिटेशंस भी थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसमें से कुछ लिमिटेशन तो ऐसे थे कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आने से जो उसमें सेंट्रल मेटल आयन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता था, वह क्यों होता था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं दिया गया था। इसके अलावा और भी कई लिमिटेशंस थे जो हम लोग ऑलरेडी वहाँ देख चुके हैं। तो उन्हीं लिमिटेशंस में से कुछ लिमिटेशंस को दूर करता है यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और यह जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, यह सबसे पहले दिया गया था या सबसे पहले अप्लाई हुआ था आयनिक क्रिस्टल के लिए, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोला जाता है, आयनिक क्रिस्टल के लिए। और आयनिक क्रिस्टल के लिए सबसे पहले इसको अप्लाई किया गया था बेथे के द्वारा 1929 में, बेथे के द्वारा 1929 में। बाद में इसी थ्योरी को थोड़ा एडवांस किया गया फ्लैक के द्वारा 1932 में, और तब जाकर के लगभग 20 वर्षों के बाद जो है इस थ्योरी को अप्लाई किया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए अप्लाई किया गया इस थ्योरी को 1952 में ऑर्गेल के द्वारा, और तब जाकर के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फील्ड में जो है यह थ्योरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाता है इस थ्योरी के आधार पे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले 1929 में बेथे के द्वारा दिया गया, जो मेनली अप्लाई किया गया था आयनिक क्रिस्टल के लिए। उसी थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस बनाया गया फ्लैक के द्वारा 1932 में, और उसके बाद तकरीबन 20 वर्षों के बाद ऑर्गेल ने इसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जो है अप्लाई किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। और तब जा कर के यह थ्योरी इतना पॉपुलर हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फील्ड में कि उसके बारे में कुछ कहा ही किया जा सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को डील किया जा सकता है इस थ्योरी के आधार पे, CFT के आधार पे। बहुत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्या है यह थ्योरी, क्या बोलता है, क्या एजम्पशंस हैं इस थ्योरी के, उसको हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही बतलाता है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें सेंट्रल मेटल आयन है जो घिरा होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल या नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से, जो क्या कहलाते हैं लिगैंड्स। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ या सेंट्रल मेटल आयन, जनरली एक ही होता है, बाइन्यूक्लियर वगैरह हो तो एक से ज़्यादा भी होगा। तो ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ या सेंट्रल मेटल आयन विच इज सराउंडेड बाय नेगेटिव या विच इज सराउंडेड बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड लिगैंड्स। कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, और वह सेंट्रल मेटल आयन घिरा होता है बहुत सारे नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, जो क्या कहलाते हैं लिगैंड्स। तो वे जो लिगैंड्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है वे अंदाज से किसी भी नंबर में नहीं होते। इसके लिए हम लोग पीछे देखें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कि कुछ कुछ सेंट्रल मेटल आयन है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, तो उसी कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके अरेंजमेंट के आधार पे होता है कि 2 है तो फिर लीनियर शेप का, 3 है तो ट्रायंगुलर प्लैनर शेप का, 4 है तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लैनर दोनों हो सकते हैं, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, जिसमें इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो पहला पॉस्टुलेट तो बस एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करता है यह थ्योरी, कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इस थ्योरी का, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन
और लिगैंड के बीच का बॉन्ड है, यह लिगैंड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है मतलब कि आयनिक नेचर का होता है। आयनिक नेचर हम लोग जानते हैं जिसमें क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन। देखो शुरू में बताया कि चूँकि यह थ्योरी ओरिजिनली अप्लाई किया गया था आयनिक क्रिस्टल के लिए, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक कैरेक्टर हो। तो चूँकि ऑर्गेल ने ही इस थ्योरी को अप्लाई किया कोऑर्डिनेशन के लिए, तो इसमें से यह पॉइंट वही कॉमन रहा जो आयनिक के लिए था कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगैंड के बीच का जो बॉन्ड है वह प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब 100% आयनिक नेचर का है, मतलब कि इसमें चार्ज का सेपरेशन होता है। मतलब मेटल और लिगैंड यदि है तो मेटल पे ऐसे हो सकता है कंप्लीट प्लस चार्ज हो, इस पर कंप्लीट माइनस हो, और ऐसे प्लस माइनस चार्ज के बीच जो बॉन्ड बने वह आयनिक नेचर का ही होता है। तो यह जो है पॉस्टुलेट रहा अगला इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो मेटल लिगैंड बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दरमियान इन दोनों के ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं हुआ है। नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। याद करो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़े थे, तो यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोला था कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, लिगैंड के पास फील्ड ऑर्बिटल है, और वही यहाँ ओवरलैपिंग हो जाता है, और इसी के चलते मेटल और लिगैंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लेकिन यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी तक जो बात बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगैंड के बीच ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, नो कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बात सही कौन सा है ये तो आगे पता चलेगा। हालांकि अभी तक का जो नॉलेज है हम लोग का इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेमी पोलर बॉन्ड होता है, जिसमें कि 50% आयनिक कैरेक्टर है तो बाकी 50% कोवेलेंट भी होता है, दोनों होता है। तो यह तो थ्योरी बोल रहा है कि केवल आयनिक है, कोवेलेंट बिल्कुल भी नहीं है, जो कि सही नहीं है। आगे हम लोग लिमिटेशन में इसका देखेंगे, लेकिन चूंकि थ्योरी का पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं तो जो बताया गया था इस थ्योरी के बारे में हम लोग वही पढ़ेंगे। तो ऑर्गेल के अनुसार कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल लिगैंड बॉन्ड 100% आयनिक नेचर का है, चार्ज सेपरेशन के चलते इसमें मेटल और लिगैंड के बीच जब बॉन्ड बनता है तो इसमें ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं है, माने कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर बॉन्ड में नहीं होगा, केवल और केवल इसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसमें से जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही देखे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन है वह सेंट्रल मेटल आयन घिरा होता है नेगेटिव या फिर न्यूट्रल लिगैंड से। तो ये जो नेगेटिव लिगैंड्स हैं, नेगेटिव लिगैंड्स, इन नेगेटिव लिगैंड्स को कंसिडर किया जाता है पॉइंट चार्ज। जैसे मान लो कि Cl- है ऐसा, तो इसको पॉइंट चार्ज के रूप में आप इस तरह से दिखा सकते हो। और यह जो पूरा है इसके अगल बगल ये पूरा नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। उसी प्रकार से यदि कोई न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड में जैसे कि आप NH3 ले लो, कॉमन सा है, H2O भी ले सकते हो। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ना, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इन सारे हाइड्रोजन्स पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ भी देख रहे हो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो चार्ज सेपरेशन के केस में इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस, नीचे की ओर जो एटम है सब पे प्लस इधर माइनस, और ऐसे चार्ज का सेपरेशन हो जाए, दो अलग अलग पोल्स बन जाए तो इसको बोलते हैं डायपोल। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट डायपोल हो जाएगा। और इस डायपोल में दो प्रकार का फील्ड है, एक देख रहे हो कि यह नेगेटिव फील्ड हुआ, और दूसरा इधर देख रहे हो कि क्या है, पॉजिटिव फील्ड है ऐसा। तो इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो अगला एजम्पशन है वह यही है कि सेंट्रल मेटल आयन के अगल बगल जो दो प्रकार के लिगैंड्स हैं, नेगेटिव और न्यूट्रल, उसमें से नेगेटिव लिगैंड्स को पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जाएगा, जो केवल नेगेटिव फील्ड लगाएगा, और जो न्यूट्रल लिगैंड्स है
इसको पॉइंट डायपोल कंसिडर किया जाएगा, जिसमें नेगेटिव फील्ड भी है नेगेटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव फील्ड भी है इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये दो प्रकार के लिगेंड्स जो हैं, दोनों लिगेंड्स में एक बात कॉमन है, और दोनों लिगेंड्स में एक बात कॉमन क्या हुआ कि दोनों में नेगेटिव फील्ड है, चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो या नेगेटिव लिगेंड हो, दोनों में क्या है, नेगेटिव फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं सारे के सारे लिगेंड्स। ऐसे इस तरह से लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, ऑक्टाहेड्रल लेकर के चले तो 6 लिगेंड्स ऐसे बनाया जाएगा। अब जो यहाँ लिगेंड है बताइए, या तो नेगेटिव लिगेंड हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है। नेगेटिव है तब तो केवल नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यदि न्यूट्रल है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है कि जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो और जब लिगेंड्स अप्रोच करे सेंट्रल मेटल आयन को, तो ये लिगेंड्स हमेशा अपना नेगेटिव फील्ड को रखते हैं किसके तरफ, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की तरफ। मतलब इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि यह सेंट्रल मेटल आयन है और इसको अब ऐसे दिखाओ माइनस प्लस लिगेंड। उसी प्रकार से आप हर तरफ से दिखा सकते हो माइनस प्लस लिगेंड, माइनस प्लस लिगेंड, फिर यहाँ माइनस प्लस लिगेंड, माइनस प्लस लिगेंड, ऐसा इस प्रकार से कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तो उसमें जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन को तो हमेशा वह लिगेंड अपना नेगेटिव फील्ड को जो है लेकर के जाएगा किसके तरफ, सेंट्रल मेटल आयन की तरफ। इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल मेटल आयन के तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है लिगेंड के द्वारा वह नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। वह कैसा फील्ड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। समझे बात को। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वह है कि जैसे कोई सेंट्रल मेटल आयन है या फिर कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ऑब्वियसली या कोई ना कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, जनरली कोई ना कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और डी सबसेल में टोटल ऑर्बिटल्स हम लोग जानते हैं 5, ये 1 2 3 4 5। पाँचों का यदि नाम लिखना चाहो तो dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2 ऐसा। अभी ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी इक्वल है, और इक्वल एनर्जी का मतलब हुआ कि ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, डीजेनरेट हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यदि यह सेंट्रल मेटल आयन नहीं, इसको बोला जाए फ्री मेटल आयन हो, मतलब कि अभी यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाया हो, तो एक फ्री मेटल आयन के वैलेंस सेल में जो डी ऑर्बिटल्स है, मतलब डी के जो 5 ऑर्बिटल्स है, इन 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या होता है, इक्वल। और 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल है तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ध्यान देना, यदि सेंट्रल मेटल आयन के पास डी ऑर्बिटल है तो हो सकता है कि ये सारे डी ऑर्बिटल्स वैकेंट हों, जो रेयरली ही होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। ऐसे करके मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, यदि यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यदि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन भी कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, नेगेटिव फील्ड ही प्रोड्यूस करेंगे। तो आप ज़रा इसको यहाँ से ऐसे देखो कि यह जो मेटल आयन था, इस मेटल आयन के वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं कौन सा फील्ड, नेगेटिव फील्ड। ऐसे ये भी पूरा नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन भी नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लिगैंड में तो दोनों था, लेकिन यह अपना नेगेटिव फील्ड को ही सेंट्रल मेटल आयन की तरफ ले गया। तो सेंट्रल मेटल आयन के पास नेगेटिव फील्ड है,
इसको ऐसे पूरा दिखाओ सर्कुलर करके, ये नेगेटिव फील्ड है पूरा। अब इसमें जो लिगैंड जा करके इसको अप्रोच कर रहा है, इस लिगैंड में भी नेगेटिव है। अब ये दो सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गए तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अब यहाँ जो है सेम चार्ज वाले फील्ड के बीच रिपल्सन होने के चलते ये जो पांचों ऑर्बिटल्स होते हैं, अब ये पांचों इक्वल एनर्जी के नहीं रह जाते हैं, ये पांचों ऑर्बिटल जो है अलग अलग सेट में टूट जाते हैं। माने पांचों जो भी एक साथ बना हुआ है अब नहीं रहेगा। हो सकता है कि इसमें से 3 ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ जाए, 2 का घट जाए, या हो सकता है कि ऐसे 1 1 1 और फिर 2 में टूटे, ऐसे करके 5 ऑर्बिटल। अभी किस प्रकार से ऑर्बिटल टूटेगा या डिपेंड करेगा उसके ज्योमेट्री पर, कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री पे, कि लिगैंड कैसे अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को, किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, या ओवरऑल डिपेंड करेगा उसी पे। लेकिन यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट बात था, जो पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है वह यही था कि सेंट्रल मेटल आयन से जब लिगैंड जुड़ता है तो वह लिगैंड अपना नेगेटिव फील्ड को रखता है किसके तरफ, सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, CMI की तरफ। अब वह जो सेंट्रल मेटल आयन है, तो जब वह सेंट्रल मेटल नहीं है, मतलब कि फ्री है, फ्री मेटल आयन है, तो उस केस में उस फ्री मेटल आयन के लिए जो वैलेंस में d के 5 ऑर्बिटल्स होंगे, उन 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल होगा, वे सभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। लेकिन जब यही मेटल आयन लिगैंड के संपर्क में आने लगेगा, तो चूंकि मेटल का d ऑर्बिटल में पहले से ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव फील्ड ही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यह सेंट्रल मेटल आयन का नेगेटिव फील्ड, इधर से जो लिगैंड आ रहा है उसका नेगेटिव फील्ड, ऐसे सेम चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आमने सामने आएगा तो रिपल्सन होगा। और इस रिपल्सन के चलते क्या होगा यहाँ से कि यह जो 5 d ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल था अब इक्वल नहीं रह पाएगा, और एनर्जी इक्वल नहीं होने के चलते, रिपल्सन होने के चलते अब ये 5 ऑर्बिटल्स अलग अलग सेट में टूट जाएंगे। वह टूटने का सेट ऐसे 3 2 करके हो, या टूटने का सेट 1 1 1 2 करके हो, किसी भी तरीके से टूट सकते हैं। वो कैसे टूटेंगे या बेसिकली डिपेंड करता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री पे, जो आगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ से यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको एकदम हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी, जैसे मान लो निकेल 2+ है, तो यह निकेल 2+ जब फ्री है, फ्री मतलब कि यह कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है, तो इस केस में इसके ऑर्बिटल का ई हाल होगा। लेकिन यही जब कॉम्प्लेक्स बना लेगा और यह फ्री नहीं रह करके अब सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा, तब हो सकता है कि इसका जो 5 ऑर्बिटल इस तरह से टूट जाए 3 2 के सेट में, या ऐसे करके टूट जाए। तो यह स्प्लिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यह जो प्रोसेस है ऑर्बिटल्स का टूटना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नॉन डीजेनरेट हो जाना, यह प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि क्रिस्टल का फील्ड में गए, तो क्रिस्टल का फील्ड में जाने से क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो गया। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो शुरू में डिजेनरेट थे, जिनका एनर्जी इक्वल था, अब वे टूट करके अलग अलग हो गए, मतलब किसी का एनर्जी बढ़ा घटा ऐसे करके जो है हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ऐसे ऑर्बिटल टूटेंगे तो टूटने के बाद कुछ ऑर्बिटल्स का एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कुछ का थोड़ा कम बढ़ेगा। तो इस केस में जो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है और जो लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, तो इस हाईएस्ट और लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसी एनर्जी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, ऐसा ट्राइंगल बना करके, और इस ट्राइंगल के बगल में सुटेबल सबस्क्रिप्ट देते हैं। जैसे यहाँ O लिखा हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल, T लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल, SP लिखा हुआ है तो स्क्वायर प्लैनर, ऐसे करके। समझ गए बात को। तो जब यह d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है तो स्प्लिटिंग होने से क्या होगा कि कुछ ऑर्बिटल का एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कुछ का कम।
तो ये जो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है और ये जो लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस होगा एनर्जी का, तो जो भी डिफरेंस होगा वही कहलाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग डेल्टा से दिखलाएंगे। ऐसा ट्राइंगल के बगल में कभी वो लिखा हुआ रहेगा, कभी टी रहेगा, कभी डेल्टा एसपी रहेगा। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, टी माने टेट्राहेड्रल, एसपी माने स्क्वायर प्लानर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, crystal field splitting energy in tetrahedral field, and this is crystal field splitting energy in a square planar field. तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट पॉस्टुलेट है इस थ्योरी का, एक अंतिम सा पॉस्टुलेट, कि जब ऑर्बिटल का ऐसे स्प्लिटिंग होता है, जब ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के चलते क्या होगा, डिक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग से जो है उस सिस्टम का, मतलब उस कॉम्प्लेक्स आयन या मॉलिक्यूल का एनर्जी घटता है, और एनर्जी घटने से हम लोग जानते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ये हो जाएगा इंक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इसीलिए इस लॉस, एनर्जी लॉस को, या जो एनर्जी लॉस हुआ, मतलब ये जो एनर्जी डिक्रीज किया, इसी एनर्जी लॉस को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में इसको CFSE लिखा जाता है। क्रिस्टल का C, फील्ड का F, स्टेबलाइजेशन का S, एनर्जी का E। जनरली लोग इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी समझ लेता है, दोनों बिल्कुल अलग है, कंफ्यूज नहीं करना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ तो हम ऐसे बताए थे ना कि हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल और लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, ये कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा। और यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन के बारे में क्या बता रहे हैं कि जब ऐसे ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, तो ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होने से जो है उस सिस्टम का एनर्जी कुछ लॉस होगा, एनर्जी कुछ घटेगा, और जो एनर्जी लॉस होगा उसी लॉस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जानते हैं कि एनर्जी लॉस हो तो सिस्टम के पास एनर्जी कम से कम बचेगा, और जिसके पास एनर्जी जितना कम हो उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। सारे पॉस्टुलेट्स को एक बार बता देते हैं समराइज करके। सबसे पहले क्या था कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना होता है सेंट्रल मेटल आयन या एटम से, जो घिरा होता है एक फिक्स्ड नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से, जो कहलाते हैं लिगैंड्स। अब ये जो लिगैंड्स हैं ये नेगेटिव भी हैं और न्यूट्रल भी है। इसमें से या जो नेगेटिव लिगैंड है वह केवल नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उस नेगेटिव लिगैंड को हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे, और जो न्यूट्रल लिगैंड है उसको हम लोग पॉइंट डाइपोल के नाम से जानते हैं। मेटल और लिगैंड का जो बॉन्ड होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वह प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आयनिक है, कोवैलेंट नेचर का नहीं है। मतलब कि मेटल और लिगैंड के बीच में और जो ऑर्बिटल जो है उसके बीच में आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है, जो बिल्कुल सही बात नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। तो मेटल लिगैंड का बॉन्ड प्योरली आयनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज सेपरेशन है, उसके बीच कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर का नहीं है। फिर जो अभी पढ़े कि लिगैंड यदि नेगेटिव है तो वह केवल नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और न्यूट्रल है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो एक पॉइंट चार्ज कहलाएगा, दूसरा पॉइंट डाइपोल कहलाएगा। फिर है कि जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन के दरमियान सेंट्रल मेटल आयन को जब लिगैंड्स अप्रोच करते हैं तो लिगैंड्स अपना नेगेटिव फील्ड को लेकर के ही जाते हैं सेंट्रल मेटल की तरफ, या सेंट्रल मेटल आना इधर से लिगैंड आ रहा है तो लिगैंड का मान लो कि ब्लू वाला नेगेटिव फील्ड है, व्हाइट वाला पॉजिटिव, तो ऐसे अप्रोच करेगा, नेगेटिव को इधर, मैंने ऐसे अप्रोच नहीं करेगा, पॉजिटिव को इसकी तरफ नहीं रखेगा। तो हमेशा लिगैंड अपने नेगेटिव फील्ड को रखता है किसके तरफ, सेंट्रल मेटल आयन की तरफ। अब सेंट्रल मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि यह सेंट्रल मेटल आयन नहीं है, मतलब फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन है,
तो उस केस में इसके पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल होगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। लेकिन यही मेटल आयन जो है जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा तो उस केस में इसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव फील्ड और लिगैंड का नेगेटिव फील्ड दोनों के बीच रिपल्सन, और रिपल्सन होने से लिगैंड को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑर्बिटल्स है डी, वह ऑर्बिटल्स अलग अलग सेट में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा या ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो यह जो प्रोसेस है रिपल्सन के चलते डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिट करके डीजेनरेट से नॉन डीजेनरेट हो जाना, यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाता है। अब इस स्प्लिटिंग के दरमियान जो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है और लोवेस्ट एनर्जी वाला, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से जाना जाता है, जिसको डेल्टा का साइन देते हैं और बगल में सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, जो बतलाता है कि कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। और उसके बाद अंतिम पोस्टुलेट जो हम लोग पढ़े कि जब ऐसे ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है तो उस केस में उस कॉम्प्लेक्स आयन का एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी डिक्रीज करता है। एनर्जी डिक्रीज करने से ही उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, और जो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है यही कहलाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्योंकि लॉस होने से, माने एनर्जी लॉस होने से स्टेबिलिटी बढ़ा, तो एनर्जी लॉस से स्टेबिलिटी बढ़ा, इसीलिए कहलाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग CFSE लिखते हैं। तो ये सारे बेसिक से पोस्टुलेट्स थे इस थ्योरी का। इन्हीं पोस्टुलेट्स को यूज करके जो है हम लोग आगे कई काम करने वाले हैं, और वे क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग को समझना है वह पहला कि सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन डी ऑर्बिटल्स का नेचर समझना है, और सेकेंडली जो लिगैंड्स आएंगे उस लिगैंड का नेचर समझना है। उसके बाद हम लोग अच्छे से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जो है अप्लाई कर पाएंगे और उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यह डी ऑर्बिटल्स के नेचर को जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।